चलिए हेडिंग डालिए, कोलिजन और इम्पैक्ट। कोलिजन और इम्पैक्ट एक ही बात है। कोलिजन, इम्पैक्ट, टक्कर एक ही बात है। इसमें लिखेंगे व्हेन व्हेन टू और मोर बॉडीज व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड, कॉमा, impulsive forces impulsive forces act between them impulsive forces act between them for very small period of time for very small period of time। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे will change it will change momentum of it will change momentum of individual body it will change momentum of individual body। ठीक है। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कभी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, तो जैसे मान लीजिए इसका मास जो भी था m1 था, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, इसका मास मान लीजिए m2 है, इसकी स्पीड थी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये टकरा गए। जब ये टकराते हैं यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, ये इस पर फोर्स लगाता है, ये इस पर फोर्स लगाता है, और ये फोर्स कैसे होते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस, मतलब बहुत बड़े बड़े फोर्सेस ये होते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों बॉडीज का इंडिविजुअल मोमेंटम बदल देते हैं। मतलब टकराने के बाद अब इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी v1 और इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी v2। हमें बस यही समझना है कि टक्कर कैसे हो रही है और आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड क्या हो गई। ये हमारा उद्देश्य है, टक्कर कैसे हो रही है और दूसरा टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड v1 v2 क्या आ जाएगी। ये हम सीखने वाले हैं। तो जब हम ये पढ़ लेंगे तो आप ये सीख जाओगे कि टकराने के बाद v1 और v2 क्या आएंगे। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। लिखो। तो कोलिजन की बात करने से पहले हमें थोड़ी सी टर्म्स समझनी पड़ेंगी, थोड़े से टाइप्स ऑफ कोलिजन समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए। तो कोलिजन में एक टर्म होता है लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन दो होते हैं, दो, लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दो अलग अलग टर्म है। लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं इसे। लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ कोलिजन एक ही बात है, और दूसरा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किस लाइन में हुआ। तो लाइन ऑफ मोशन का मतलब क्या है? लाइन ऑफ मोशन का मतलब है, सिंपल सा लिखो, these are the lines along which these are the lines along which center of mass of colliding bodies move, center of mass of colliding bodies move। जैसे ये दो बॉडी कोलाइड करने वाली हैं, इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यही हो जाएंगे, और वो किधर चल रहा होगा, वो इधर चल रहा होगा, इसके लिए किधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा। तो इनका लाइन ऑफ मोशन एक ही हो गया। कैसे? ऐसे, जिधर भी जिस बॉडी का सेंटर मास इधर चल रहा होगा वो उसका लाइन ऑफ मोशन कहलाता है।
अरे ठीक है क्या, जैसे अगर 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 मैं ऐसा कर लूं कि मान लीजिए कि ये है ऐसा, और अभी इसको फिक्स मान लेते हैं मान लीजिए, और अगर किसी बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी ना, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये हो गया, LOM। LOM ये है लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिधर भी चल रहा है वो उसका लाइन ऑफ मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट जिधर भी चल रहा है वो उसका लाइन ऑफ, उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन की लाइन लाइन ऑफ मोशन होता है, कुल मिला के बात है। ठीक, आसान ही लाइन ऑफ मोशन, तो कुछ खास बात नहीं। लेकिन जो खास बात है वो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कोलिजन को सॉल्व करने के लिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसमें कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं एक आध। जैसे दो तो यही बना लेंगे, एक और बना लेंगे। तो इसमें देखो, फिर से बनाना है आपको डायग्राम, इस बार आप दोनों चीज दिखाना, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली है, उसका लाइन ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका लाइन ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है लाइन ऑफ इम्पैक्ट? तो लिख लो पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में कि दिस इज द लाइन along which this is the line along which forces of this is the line along which forces of collision are acting. This is the line along which forces of collision are acting. Forces of collision कौन से होते हैं? वो जो impulsive force अपन जिनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्या दिख रहा है कि दो आमने सामने से टकरा रहे हैं, आमने सामने। अच्छा, क्या लिखा? along which collision of forces are acting, और ब्रैकेट में लिख लो जनरली या कॉमनली वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। कॉमनली मतलब ज्यादातर है, ऐसा नहीं कि हमेशा, जनरली नॉर्मल रिएक्शन वो होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से टकरा रहे हैं, ऐसा आमने सामने से टकरा रहे हैं, तो इनमें जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी वो क्या होगी बताओ? आमने सामने से आके टकराए, तो यही हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अरे इनका कॉमन नॉर्मल कैसे खींचोगे आप, जो इसके भी नॉर्मल हो और इसका भी नॉर्मल हो, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, जनरली कॉमन नॉर्मल होते हैं, एक ऐसा नॉर्मल जो इसका भी नॉर्मल हो और उसका भी नॉर्मल। और मजे की बात क्या थी, ये वाली लाइन इस वाले सिस्टम के लिए लाइन ऑफ मोशन भी थी, तो यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम ही लाइन हो गई। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, दूसरे वाले में ध्यान से देखते हैं, इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन तो क्या थी, ये। अब आप बताओ इसके लिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या आएगी? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट उस डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में कोलाइडिंग फोर्सेज आते हैं, कोलिजन के फोर्सेज आते हैं। तो वो फोर्सेज कब दिखेंगे? जब ये कोलाइड हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा। कोलिजन हो रहा होगा तो बताओ फोर्सेज कैसे आए? इस पर लगा नॉर्मल इधर, और इस पे लगा नॉर्मल इधर, इस डायरेक्शन में फोर्सेज आए। तो इस वाले केस के लिए जब ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ टकराएगा, ऐसे आया, टकराया, तो ये वाली लाइन हो गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये वाली लाइन क्या हो गई? लाइन ऑफ मोशन। यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम थे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और, अपना कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। कैरम बोर्ड में आपको स्ट्राइक करना है, पर ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं स्ट्राइक। एक तो ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं बिल्कुल सामने से, या कई बार अपन नहीं, टेढ़ा, ताकि वो, हाँ, जैसे ऐसे, जैसे ये इधर आ रही है एक, ये समझ में आई बात? तो यहाँ पे कैसे टक्कर होगी? टेढ़ी टक्कर होगी ना। यहाँ पे आप खींचो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन, क्या होगा बताओ? तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे लिख दो U1 U2। तो लाइन ऑफ मोशन तो कैसी कैसी हो जाएगी इसमें?
ऊपर वाले के लिए लाइन ऑफ मोशन ये हो जाएगी, नीचे वाले के लिए लाइन ऑफ मोशन ये हो जाएगी। इनका खुद का सेंट्रोमा जहां मूव कर रहा है, ठीक है। और जब टक्कर होगी, जब कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा, तो मुझे बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर है? इस पे ऐसे फोर्स लगेगा ना, ये जब टक्कर लगेगी तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। तो यही वाली लाइन क्या है? हाँ, कॉमन नॉर्मल, जिसको अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और इसमें लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? ये लाइन ऑफ मोशन हो जाएगी, ठीक है क्या? तो इसमें, तो देखो फर्स्ट वाले में लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम थी, बाकी में अलग अलग थी। तो सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं कि सेम ही होती है कि अलग होती है, ज्यादा सेम होती है कि ज्यादातर अलग होती है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। नियम यह है बस कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जनरली कॉमन नॉर्मल होती है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब आप एक आध पॉइंट और लिख लो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही लिखो। चलो अब कुछ बात समझने की करते हैं, ये तो बात हो गई ऐसे देखने की, अब समझने की बात करते हैं कि क्यों है लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ मोशन तो ठीक है, चलो लाइन ऑफ मोशन तो मोशन की लाइन हो गई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। क्यों है? किसको कहा हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। कौन से फोर्स? इंपल्सिव फोर्स, कोलिजन के फोर्स लग रहे हैं। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो टक्करों में जो भी डैमेज होता है, जो भी वेलोसिटीज बदल जाती हैं, कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया, ये सब किन की वजह से होता है? इन कोलिजन के फोर्सेस की वजह से ही होता है। इस इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से ही सारे डैमेज या सारे चेंजेस होते हैं कोलिजन में, ठीक है। अरे ठीक है क्या? हाँ तो बोल दो। हाँ, तो और ये बात पक्की हो गई कि कोलिजन फोर्सेस यानी इंपल्सिव फोर्सेस केवल किस डायरेक्शन में लगेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में लगेंगे। लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता ही वही है जहां पे इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, और यूं बोल दो कि इंपल्सिव फोर्सेस की डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है। अरे हाँ कि ना? अब अगर मैं ये कहूं कि दोनों को कंबाइंड सिस्टम ले लो, क्या ले लो? दोनों को कम देखो, फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? इंपल्सिव, केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में लग रहे हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इंपल्सिव फोर्सेस है ही नहीं। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा मैंने? फोर्सेस किस डायरेक्शन में है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फोर्सेस है ही नहीं। तो आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ मैं, इसमें बताओ, क्या मैं अकेले इस बॉल के लिए, इस पार्टिकल के लिए, अगर मैं ये कहना चाहूं कि टकराने से जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए हम क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अकेले पार्टिकल की। क्या मैं अकेले पार्टिकल के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूं क्या, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के केस में? नहीं, नहीं कर सकता। या फिर ऐसा पूछोगे सर आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर सकते हो, किस डायरेक्शन, ये ऐसी कोई बात है आपके मन में कि बस नहीं? नहीं है। ये क्या है? अरे बताओ ना यार, आपके मन में ऐसी कोई बात है क्या कि सर दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो टकराने के पहले, टकराने के बाद आप अकेले पार्टिकल पर मोमेंटम कंजर्व ही नहीं कर सकते, या इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते? कौन सी डायरेक्शन? तो मैं यहाँ पे कैरम वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दो, ये U1, ये U2, ठीक है क्या? अब हो रही है टक्कर। टक्कर जब होती है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही फोर्सेस आते हैं, इंपल्सिव फोर्स, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं आते हैं। और इस डायरेक्शन में टक्कर वगैरह हुई, जो भी हुआ, और टकराने के बाद दोनों पार्टिकल्स के पास अपनी अपनी कुछ वेलोसिटीज आ गई, जिनकी चर्चा हम बाद में करते हैं। आ गई, पर वेलोसिटी किधर आई कैसी आई वो सब बात की बात। मुझे ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अकेले M2 को ले रहा हूँ, मान लीजिए अकेले M2 को ले रहा हूँ, तो क्या मैं अकेले M2 के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या, जस्ट पहले जस्ट बाद? तो आप पूछो सर किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप बताओ कौन कौन सी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपको दो ही डायरेक्शन देखनी है, एक तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट,
एक परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या, दोबारा बोलो क्या? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर मैं देख रहा हूं अकेले मास m2 को, तो मैं सिस्टम में केवल ये ले रहा हूं। अगर सिस्टम में मैं ये ले रहा हूं तो मुझे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में तो एक एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स दिखाई दे रहा है? तो मैं ये कहूंगा कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इंडिविजुअल बॉडी का, ये अंतर है, सिस्टम का नहीं, इंडिविजुअल बॉडी का। और इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या समझ पता है आप? मास इंटू वी बराबर मास इंटू वी, तो मास तो सेम ही है, तो वी भी सेम ही आएगा। अगर अकेली बॉडी का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, सोचना अकेली बॉडी में एक ही तो बॉडी होगी, और क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी फाइनल, तो मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो v1 बराबर मतलब इनिशियल वेलोसिटी u2 जो भी है। पर u2 तो किस डायरेक्शन में है, ऐसे। पर हमें इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक परपेंडिकुलर। तो हम ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट में तो स्पीड सेम आएगी, मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है स्पीड सेम आएगी, क्योंकि हम इंडिविजुअल बॉडी की बात कर रहे हैं। लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर हम अकेले ऑब्जेक्ट की बात करें तो मोमेंटम बदल जाएगा। मोमेंटम बदलने का सीधा सीधा मतलब हुआ वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल बॉडी। तो क्या नतीजा निकला कि अगर हम अकेले m2 की बात करें तो आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। लेकिन आप सिंगल बॉडी की बात कर रहे हो, मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है, मतलब आप लिख रहे हो m2 u2 का कोई कंपोनेंट बराबर m2 और नया वेलोसिटी, तो m2 से गया m2, तो u2 का जो भी कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या u1 का जो भी कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो ही वही वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली हो जाएगी। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? और अगर आप बात करें लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते सिंगल बॉडी के लिए, क्योंकि वो तो लग रहा है ना फोर्स एक्सटर्नल। चलो, तो बोले चलो ठीक हो, तो इंडिविजुअल बॉडी की बात ही नहीं करते अपन, आ जाते हैं कंबाइन सिस्टम के लिए। तो अगर हम कंबाइन सिस्टम की बात करें, तो क्या ये नॉर्मल और ये नॉर्मल खत्म, बैलेंस हो जाएंगे? तो हम अगर दोनों सिस्टम कंबाइन सिस्टम की बात करते हैं, तो फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। जो भी फोर्स लग रहे होंगे कोलिजन फोर्सेस के अलावा, वो कैसे होंगे, नॉन इम्पल्सिव। जैसे mg लग रहा होगा मान लो, स्प्रिंग लग रहा होगा, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, नॉन इम्पल्सिव। जनरली तो mg लगता है नीचे, तो इतने से टाइम में फर्क नहीं पड़ता उससे। किससे फर्क नहीं पड़ता? mg के फोर्सेस से, वो इम्पल्स को चेंज नहीं करता बहुत छोटे समय में। ठीक है, ये बात है। हाँ, सिस्टम कुछ अलग सा हो गया, कुछ रस्सी वस्सी लगा दी, उसमें झटके वटके आ गए, तो फिर आप ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था। हम ये बात कर रहे हैं बस ये दो ही ऑब्जेक्ट है, वैसे नहीं कि इसको रस्सी से भी बांध रखा है सर और फिर लगा सकते हैं क्या किसी भी डायरेक्शन में, नहीं, फिर वो टेंशन का भी इम्पल्स देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर उस डायरेक्शन में भी नहीं लगा पाएंगे, वो सब तो है ही। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, केवल इन दो पार्टिकल्स की जो आके टकरा रहे हैं। तो इसमें अगर कंबाइंड, और जनरली ऐसा ही होगा, दो इंडिविजुअल अकेले अकेले पार्टिकल जिनका और दुनिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं, आके टकराएंगे और आपसे पूछेंगे कि टकराने के बाद क्या हुआ। ठीक है, अच्छे सवाल होंगे तो फिर ऐसा होएगा कि ये इधर ऐसा है पर इधर ये रस्सी से बंधा हुआ है, अब ये टकरा रहे हैं, तो फिर रस्सी का भी एक इम्पल्स आएगा नहीं आएगा वो सोचना पड़ेगा। वो अच्छा सवाल हो गया, जनरल स्टैंडर्ड सवाल नहीं हुआ। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? तो ये लिखना है अब। तो क्या लिखेंगे हम? आप आपने डायग्राम बनाए, तो उस डायग्राम बनाने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट में एक दो पॉइंट लिख लो, हैशटैग लगा के लिख लो डायरेक्ट। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी विल नॉट चेंज, किस डायरेक्शन में बताइए, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बिल्कुल सही बात। तो द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी विल नॉट चेंज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एल ओ आई।
द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी विल नॉट चेंज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एल ओ आई। कारण बताएं, रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बना के देखो, आपको दिखेगा कि एफ नेट तो सिर्फ, मतलब इंपल्सिव फोर्स तो सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में है। अरे ठीक है क्या? इसलिए तो ये आप चाहो तो लिख लेना घर जाके, है ना, अपने जब आप रिवाइज करोगे तब ब्रैकेट में छोटा छोटा लिख लेना। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन अलोंग विच line of impact is the line along which momentum of individual body changes. Line of impact is the line along which momentum of individual body changes. सही लिखी लाइन? कोई दिक्कत है इसमें? इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अगर आप अगर इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बनाओगे तो वहां पे आपको एक फोर्स दिखेगा, इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स है का मतलब भी यही है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स है तो मोमेंटम चेंज होगा। इंडिविजुअल बॉडी के लिए है तो होगा, कंबाइंड के लिए नहीं है तो नहीं। ठीक है क्या? तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी है और एक नोट जैसा भी है, पॉइंट जैसा भी है, दोनों ही बात है। ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या मतलब? एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करके सोच के बताना है कि क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा। तो लिखो, सिचुएशन लिखते हैं पहले। डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम में देता हूं, पहले लिखो। इफ वन ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडी, if one of the two colliding bodies body one of the two colliding body was at rest before collision, then के बाद अब आपको एनालाइज करना है क्या होना चाहिए ना। इधर देखो क्या, तो हम बात करते हैं, एक कैरम बोर्ड की सिचुएशन है। कैरम बोर्ड पे ऐसी सिचुएशन है कि एक बॉडी या वो रेस्ट पर है और यहां से आपको ऐसा कुछ कि यहाँ पे इसका ऐसा, ये मान लें थोड़ा सा, लेकिन ऐसे टच होगा तो फिर इधर इम्पैक्ट आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटर आ जाए। अब सही है, यहाँ सेंटर आ जाए। तो अब बताओ कैसे टक्कर होगी? ये स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा, मान लीजिए ऐसे यू वेलोसिटी जा रहा है, ऐसे जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या होगा? जो बॉडी रेस्ट पे है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब 100% में उसी डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर लो। वो डायरेक्शन कौन सी होगी जिसमें उसको मूव करना ही पड़ेगा? ये बेसिकली मैंने कैरम बोर्ड इसलिए बनाया है ताकि आपको ये फील ना हो कि सर एमजी लगेगा नीचे गिर जाएगा। कैरम बोर्ड है तो फिर टेबल पे ही रखा होगा। अरे समझ गए क्या? इसलिए आपको ऐसा बनाया गया। तो बताओ किधर मूव करेगा ही करेगा 100%? पक्का इधर करेगा, इधर। अब उसका कारण समझते हैं क्यों। देखना, जब कोलिजन हुआ तो स्ट्राइकर ने यहां से आके स्ट्राइक किया होगा, तो फोर्स किधर लगा होगा? इधर। और इस पे किधर लगा होगा? इधर। ये फोर्सेस हो गए स्ट्राइकर के, है ना? समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे? अरे बोलो ना यार। कैरम बोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब आप एक बात बताना, देखना, अब सारा निष्कर्ष है अभी तक जो पढ़ा आपने, ये समझ में आ गया तो मतलब कुछ बचा नहीं अब। तो देखना, अगर कोई चीज रेस्ट पे है
तो वो तो उधर ही चलती है जिधर फोर्स लगता है। ये नियम है। कोई चीज अगर रेस्ट पर है तो जिधर धक्का मार दोगे उधर ही चलने लग जाएगी। मतलब ये वाली वेलोसिटी तो पक्के से इधर जाएगी, ये सॉरी ये वाला पार्टिकल तो पक्के से इधर जाएगा। कितनी वेलोसिटी होगी, क्या होगा, वो हम सब सॉल्व करना सीखेंगे, अभी सिर्फ डायरेक्शन समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन स्ट्राइकर का क्या होगा, स्ट्राइकर किधर जाएगा, ये है सवाल। स्ट्राइकर किधर जाता है, पहले तो वो सोचो और फिर उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे जा रहा है, क्या हो रहा होएगा, बताइए। जो रेस्ट पर था, जो पार्टिकल रेस्ट पर था वो तो पक्के से उधर ही जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गई। अरे ठीक है क्या, v1 मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी। लेकिन स्ट्राइकर के साथ क्या होगा, मैंने थोड़ा दूर इसलिए बना दिया, वो थोड़े वेलोसिटीज वगैरह दिखानी है मेरे को इसलिए, वरना है तो यही वाली सिचुएशन। टकराते ही वो अपनी अपनी डायरेक्शन में चल जाते हैं, देखा होगा ना कैरम खेलते वक्त। तो ये तो इधर ही जाता है, और फिर ये सही जगह पहुंच भी जाएगा, पार्टिकल अपना काम हो जाएगा। लेकिन स्ट्राइकर कई बार दूसरी साइड चले जाता है या कुछ हो जाता है स्ट्राइकर के साथ, वो किधर जाएगा सोचो। तो अब आप सोचो, है ना, सोचते हैं अपन, आओ सोचें थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये सोचो कि सर अभी अभी आपने सिखाया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जो वेलोसिटी पहले है वही बाद में रहने वाली है। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोमेंटम सेम रहता है, सेम रहता है मोमेंट, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहता है, सेम रहता है। तो पहले तो कंपोनेंट करो यू के, तो ये है ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो यू का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, यू का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। ये बात दिख रही है क्या, इसको कुछ बोल दो, यू परपेंडिकुलर बोल दो क्योंकि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है, और इसको यू पैरेलल बोल दो। तो मैं कह रहा हूं कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है टकराने के बाद, मतलब स्ट्राइकर के पास एक वेलोसिटी तो ये एज इट इज आ जाएगी। समझ में आई बात आपको, एक वेलोसिटी तो ये एज इट इज आ जाएगी। अब जो ये वाली वेलोसिटी है ये नहीं आएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगा है। अब फोर्स डिसाइड करेगा कि ये इसको कम करेगा कि इसकी डायरेक्शन को ही पलट देगा। दो बातें हो सकती है भाई। इस स्ट्राइकर पर फोर्स किधर लगा है, पीछे की तरफ, वेलोसिटी किधर है, इधर ही की तरफ। तो अगर सोचो वेलोसिटी इधर है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती है। या तो वेलोसिटी कम हो जाए, या इतनी जोर से फोर्स हो कि पलट ही दे। दो बातें हो सकती है। अरे हाँ कि ना, इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, ये इधर ही जाएगा। अब स्ट्राइक के साथ दो बातें हो सकती हैं कि जो टकराने के बाद वेलोसिटी है वो या तो इधर आए, इसको मैं कहता हूँ v2, ऑब्वियसली वो u पैरेलल से कम ही आएगी, तो फिर किधर जाएगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो उसका स्कोप है यहां से लेके यहां तक का, परपेंडिकुलर वाली लाइन से लेके अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में। और अगर इतनी जोर से लगा इम्पल्स फोर्स कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बदल गई, तो ये भी हो सकता है। अब किधर जाएगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो कई बार नहीं होता, अपन कई बार स्ट्राइकर को एकदम आराम से चलाते हैं, कई बार तेज मारते हैं। जब धीरे मार रहे हैं तो अपन ये कर रहे हैं कि वो इधर कहीं ना आए, वो फिर अगर तेज मारोगे ना तो इधर कहीं आ जाएगा। धीरे से मारोगे तो ये वाला पार्टिकल तो उधर ही जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स है। स्ट्राइकर के साथ गड़बड़ हो जाएंगी, आप धीरे मारोगे तो इसकी डायरेक्शन अलग रहेगी, बहुत तेज मार दिया तो इसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ऐसी बात है जो मैं कह, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे पैरेलल कैसे हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ जो परपेंडिकुलर है आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के सेम रहने वाला है, जो बदलेगा वो बदलेगा पैरेलल, जो कि कुछ भी हो सकता है। वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, सब डिपेंड करेगा कि नॉर्मल कितनी जोर से आया। समझ में आई बात। ऐसी है तो पार्टिकल की डायरेक्शन तो फिक्स है ना, ये वाली, ये तो इधर ही जाएगा। इसके पास दो तीन रास्ते हो सकते हैं स्ट्राइकर के पास जाने के। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी ऑलरेडी, फिर फोर्स लगे तो फिर जो भी रिजल्टेंट बनेगा वो उधर जाएगा। अच्छा आप लिख लो इसको, ये बस आपको थोड़ा विजुलाइज कराने के लिए, क्योंकि भी टक्कर पड़ेंगे अपन तो ये सब करेंगे, विद मैथ्स करेंगे। अभी तो सिर्फ हम संभावनाएं देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन।
कोलिजन को कई आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, कई तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। कैसे कैसे? सबसे पहले लिखो बेस्ड ऑन LOI एंड LOM। टाइप्स ऑफ कोलिजन में सबसे पहले लिखो बेस्ड ऑन LOI एंड LOM। हमने देखा था जब LOI LOM पढ़े थे कि कई टक्करों में तो LOI और LOM सेम लाइन होती हैं और कई में दोनों अलग अलग लाइन होती हैं। तो उसके हिसाब से इनके नाम रखे हैं कि जब ये मिटा दूं क्या, इसमें भी फर्स्ट लिख लें। बेस्ड ऑन LOI एंड LOM में फर्स्ट लिखेंगे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या मतलब है बताओ? हेड ऑन का जब आमने सामने की टक्कर हो, जो अपना फर्स्ट एग्जांपल था। इस केस में LOI एंड LOM सेम लाइन है, तो जब लाइन सेम होंगी LOI और LOM की, उसको क्या कहेंगे अपन? हेड ऑन कोलिजन। खैर ये उतना ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा बात हो गई कि हाँ मतलब, ये तो आपको देख के समझना पड़ेगा। ये तो एक जस्ट हिंट के लिए हो गया कि अच्छा ये हेड ऑन हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, समझने के लिए है। हेड ऑन का मतलब बेसिकली हो गया आमने सामने जब टकराए, बिल्कुल ऐसा। इधर से इधर से कार वाला कार चलाते हुए लेके आया, इधर से दूसरा कार लेके आया और सामने से एकदम ऐसा भिड़ गए, तो ये है हेड ऑन कोलिजन। है बाइक वाले दो आए और, तो फिर ये है हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो इसमें लिख लो आप हेड ऑन कोलिजन में कि LOI एंड LOM आर सेम लाइन्स। LOI एंड LOM आर सेम लाइन्स। और इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख लोगे? ये वाला लिख लो कि दो ऑब्जेक्ट आमने सामने आके टकरा गए, ये टक्कर कहलाएगी हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, दूसरी लिखेंगे ऑब्लिक कोलिजन। बी, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब टेढ़े, टेढ़ा, टेढ़े को ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या होगा? वो जो अभी हमने एग्जांपल समझा था ना कैरम बोर्ड वाला, वो क्या था? एक ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल था। तो ऑब्लिक कोलिजन में आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो एग्जांपल से समझ लो, वही जिसमें LOI LOM अलग अलग लाइंस होंगी। जैसे एक एग्जांपल तो मैं ये समझा दूं, वो बनाया था ना ऑलरेडी, बना चुके हैं अपन इसके एग्जांपल, फिर भी बना लो चलो दोबारा। कि अगर किसी पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दिया या फेंक दिया या छोड़ दिया, तो ये वाला जो कोलिजन होगा वो कौन सा कोलिजन होगा? ऑब्लिक कोलिजन। क्यों होगा ऑब्लिक कोलिजन? क्योंकि जब ये यहाँ पे ऐसे कोलाइड करेगा, तो इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा होगा, वहीं पे इनका जो लाइन ऑफ मोशन है वो ऐसा है, तो टेढ़ी टक्कर हुई यहाँ पे। पार्टिकल ऐसा टकरा के पता नहीं किधर जाएगा। अरे हाँ कि ना। और दूसरा भी जो कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल लिया था, वो भी एक ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है। तो ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बात है। ये हो गया बेस्ड ऑन LOI एंड LOM। दूसरा है बेस्ड ऑन एनर्जी, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसमें नेक्स्ट अगला टाइप लेके कोलिजन का, बेस्ड ऑन एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। टकराने के पहले और टकराने के बाद की एनर्जीज के हिसाब से, कि एनर्जी सेम रही, बदल गई, या बर्बाद ही हो गई सारी, उस हिसाब से भी इसके तीन टाइप हैं। उसमें फर्स्ट लिखेंगे बेस्ड ऑन एनर्जी में, फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन? नाम से समझ में आ रहा है इलास्टिक, अच्छा कोलिजन, जहां पे एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। इसमें लिखेंगे आप इलास्टिक कोलिजन में कि, लिखो, लिख लिया, यहां तक लिख लिया सबने? लिखो इफ all the kinetic energy is recovered after collision। ध्यान रखना, यहाँ
टोटल एनर्जी रिकवर्ड की बात नहीं की, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात की। काइनेटिक एनर्जी के नीचे अंडरलाइन, इफ ऑल दी काइनेटिक एनर्जी, ऑल द काइनेटिक एनर्जी, यहीं तक लिखा है सबने? वो लिख लिया क्या? वेरी गुड। इज रिकवर्ड आफ्टर कोलिजन। रिकवर का मतलब क्या होता है पता है? कि कहीं पे तो लग गई है और फिर वहां से वापस आ गई है। तो जब कोलिजन होता है तो पहले काइनेटिक एनर्जी का नाश हो जाता है और फिर वहां से वो बच के वापस आ जाती है। अगर पूरी की पूरी बच के वापस आ गई तो इलास्टिक कोलिजन, थोड़ी बहुत बच के वापस आ गई तो तो नहीं, चलो मैं बताता हूँ। लिखो पहले इसको कंप्लीट करो। इफ, ये क्या लिखा? देन इट इज इलास्टिक कोलिजन। ये तो यार दो बार हेडिंग डालने की क्या जरूरत है, यहां तक लिख लिया ना बस। इफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज रिकवर्ड आफ्टर कोलिजन, बहुत है। नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक, कितने बढ़िया नाम है, एक इलास्टिक है एक इन इलास्टिक है। तो बोले सर दो तो हो गए, अब तीसरी क्या हो सकती है? एक इलास्टिक हो गई, इलास्टिक का उल्टा इन इलास्टिक हो गई, अब तीसरा? देखते देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, इफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन is partially recovered after collision, is partially recovered after collision। तो ये वो वाला केस हो गया जिसमें जो जिस जितनी काइनेटिक एनर्जी का नाश हुआ वो उसमें से थोड़ी वापस आ गई, थोड़ी तो खत्म। वो किधर गई वो समझेंगे अभी कि किधर। अरे जब चीजें टकराती हैं, कई बार तो क्या होता है, जैसे बॉल, अपनी रबर की बॉल का एग्जांपल लो, अपने दीवार पे मारा और जब वापस हमारे हाथ में आई तो एक बढ़िया नई, या यूं बोल दो कि परफेक्ट शेप की बॉल वापस हमारे हाथ में आई। अरे हाँ कि ना? मैं बोल रहा हूँ अगर एक रबर बॉल का एग्जांपल लो, दीवार पे फेंका हाथ में वापस आई तो उसकी शेप बिगड़ गई कि परफेक्ट है, अभी भी वही गोल है, गोल रहती है ना। वहीं पे आप थोड़ा अलग एग्जांपल लो, प्लास्टिक की बॉल लो, घटिया प्लास्टिक वाली बॉल जो आती है, उस पर अगर जोर से मार दो तो वहीं पिचक जाती है और फिर फुलानी पड़ती है। फूक मार के नहीं, वो अलग तरीके से फूलती है। कभी किसी ने, कभी बचपन में किसी ने अगर बॉल पिच की रह गई थी तो उसको फुलाया है? फूक मारने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो वो बड़े स्टाइल से, और उसके लिए बहुत आर्ट चाहिए, आर्ट, आर्ट है वो। खैर खैर, बात वो नहीं है, बात ये है कि बॉल की शेप बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ चली गई? डिफॉर्मेशन में। डिफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है वो शेप बिगड़ गई। अगर वो पूरी की पूरी रिकवर हो जाती शेप, तो मतलब एनर्जी वापस से आ गई। और वो बिगड़ी रह गई शेप, तो शेप को बिगाड़ने में तो एनर्जी लगी होगी ना, वो एनर्जी रह गई उसी में। ऐसा। और मान लो एक मिट्टी की बॉल है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी की, गीली मिट्टी की बॉल है, सूखी नहीं है मिट्टी, अभी गीली ही है। या मान लो लड्डू है, या क्ले, क्ले है, हाँ भाई, उसका लड्डू, उसकी बॉल है, और आपने दीवार पे मारी और फिर उसको, वो वापस नहीं आएगी, उसको लेने जाना पड़ेगा। दीवार से ऐसे हटाएंगे तो चपटी हो चुकी है, कुछ वापस नहीं आया। मतलब जितनी की जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी की उतनी गई, वापस कुछ भी नहीं आया, तो वो हो जाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक। ऐसे करके तीन है, एक इलास्टिक, एक इन इलास्टिक, और एक परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ गए क्या? तो उसमें लिखोगे आप परफेक्टली इन इलास्टिक, सी टाइप में। तो तीन तरह की टक्करें होती हैं, एक इलास्ट बेस्ड ऑन एनर्जी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और इसको प्लास्टिक कोलिजन भी कहते हैं, पता नहीं क्यों पर कहते हैं। हाँ,
मतलब वैसे तो सवालों में कभी इसका यूज होता नहीं है, प्लास्टिक कोलिजन हमने तो कभी नहीं देखा कि कहीं लिखा हो कि यहाँ प्लास्टिक कोलिजन हो रहा है। पर लिखा होगा किसी किताब में तो लिखा हुआ है कि ऐसा भी कह देते हैं, बाकी अदरवाइज यूज तो यही होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है कि इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन है। ध्यान रखना, ये वाला इन इलास्टिक है और ये वाला परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है ना? इलास्टिक एक है, इन इलास्टिक दो है। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें लिख लो आप कि इफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, if kinetic energy lost during deformation is never recovered. If kinetic energy lost during deformation is never recovered. ठीक है? यहाँ पे एक गलत धारणा ये बन जाती है बच्चों में कि काइनेटिक एनर्जी ही खत्म हो गई। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई वो सारी लॉस हो गई। हो सकता है कि अभी भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची हो, क्योंकि वो बची थी, वो लॉस हुई ही नहीं थी। अंतर है दोनों बातों में। एक बात तो ये कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी सारी लॉस हो गई, और एक ये बात कि जितनी लॉस हुई उतनी कभी वापस रिकवर नहीं हुई। समझ में आ रही दोनों बातों में अंतर? तो यहाँ पे हम दूसरे वाले स्टेटमेंट पे है कि देखो सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, टक्कर हुई, टक्कर होते वक्त काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। अब जब रिकवर होने की बारी आई तो कुछ रिकवर नहीं हुआ, वो वहीं रह गया। रिकवर प्रोसेस ही चालू नहीं हुई, डिफॉर्मेशन ही हुआ और वहीं खत्म हो गया मोशन। अभी भी हो सकता है ना, देखो ये दोनों टकराए और टकरा के दोनों साथ जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अपना वही ब्लॉक में बुलेट घुसी और धसी रह गई, इसी का एग्जाम्पल है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। टकराई और फिर साथ में चलने लगे, अलग अलग होने की प्रोसेस कभी हुई ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई थी, हमने तो निकाली थी। गोली के धंसने के बाद वाली स्पीड बताओ, करी तो थी। भूल भाल गए सब? वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया चीज। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कोलिजन प्रोसेस। कोलिजन प्रोसेस, ये हो गए टाइप्स ऑफ कोलिजन हो गए। अब आप लिखेंगे कोलिजन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि कोलिजन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है डिफॉर्मेशन और दूसरा होता है रिफॉर्मेशन। आपने कभी कोई चीज टकरा रही, आजकल रील बड़ी चलती है ऐसी, रील व्हील में कभी स्लो मोशन में कोई रील देखी, कोई चीज टकरा रही है तो पहले वो टकराती है तो पहले पिचक जाती है, फ्लैट हो जाती है। जैसे बॉल आई, बैट पर गिरी, स्लो मोशन में देख रहे हैं तो बॉल पहले बैट पर एकदम ऐसा चपटी हो जाती है और फिर धीरे धीरे बाहर आते रहती है ना? तो ये जो पहले बॉल जो है फ्लैट हो रही है, अपनी शेप को बिगाड़ रही है, वो डिफॉर्मेशन है। और फिर जब वो वापस अपनी शेप में आ रही है वो रिफॉर्मेशन है। ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है कोलिजन। पहले होता है रिफ, पर ये बहुत तेज होता है, ऐसा अलग अलग दिखता नहीं है, एकदम से दिखता अपन को तो। पर होती दो बातें हैं, पहले डिफॉर्मेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, दब रही है ना ब्लॉक। अब उस बॉल की मटेरियल की टेंडेंसी पे, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि वो रबर की बॉल है या मिट्टी की बॉल है, क्ले की बॉल है। अगर क्ले की है तो दबी रह गई, रबर है तो वापस अपनी शेप में आ गई, ऐसा। तो हेडिंग डालो कोलिजन प्रोसेस, उसमें सबसे पहले लिखो डिफॉर्मेशन प्रोसेस। पहले हम डिफॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो डिफॉर्मेशन का मतलब है कब तक चलती रहेगी डिफॉर्मेशन प्रोसेस, जब तक कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता, है ना? नहीं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का क्या मतलब समझेंगे? आपने स्प्रिंग वाले सवाल कराए क्या हमने? दो ब्लॉक स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब तक कि दोनों की स्पीड सेम ना हो। दो चीजें जब तक कंप्रेस होती रहेंगी जब तक कि दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए, वही है। जैसे मान लीजिए कि पहले बहुत बढ़िया दो ऑब्जेक्ट थे, एक का मास m1 था और एक का मास m2 था। m1 इधर जा रहा है u1 से, m2 इधर जा रहा है u2 से। अब बताओ अगर टक्कर हम करवाना चाहते हैं तो एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? u1 जो है बड़ा होना चाहिए u2 से, तो ही टक्कर होगी।
अब मान लीजिए टक्कर होना स्टार्ट हो गई है। टक्कर होना स्टार्ट हो गई है तो अपनी बॉल अपनी शेप पिचकना स्टार्ट हो गई है। ये M1 M2, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं U1 डैश। अरे U1 थी ना, अब हो जाएगी U1 डैश। ये देखो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज बदलेंगी। अब हो जाएगी मान लो U2 डैश। पर अभी भी U1 डैश ज्यादा है, U2 डैश कम है। कोई मेरे को फोर्स बताएगा, फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे? ये वाली बॉल इस पर आगे फोर्स लगा रही होगी और ये वाली बॉल इस पर पीछे फोर्स लगा रही होगी। तो हो क्या रहा होगा, U2 तो बढ़ रहा होगा। अभी U2 कम है ना, तो U2 की वैल्यू तो बढ़ेगी, U1 की कम हो रही होगी। और ये होते होते जब ये बराबर हो जाएंगे तब तक डिफॉर्मेशन चलेगा। तो डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया अपनी। M1 भी पिचक गई और M2 भी पिचक गई। और अब इनके पास जो स्पीड है उसको हमने बोला कॉमन स्पीड, VC। क्या बोला? कॉमन स्पीड। ये अपने कॉमन स्पीड पे पहुंच गए हैं। इस वक्त जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे, गौर से आप देखोगे ना तो स्प्रिंग जैसा लगेगा। ये दो ब्लॉक है, बीच में स्प्रिंग है और वो पिचकते जा रहे हैं। ठीक है क्या? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया। ये तो हो गई डिफॉर्मेशन की प्रोसेस। वहां पे जाके वीसी वीसी दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। अब यहाँ पे अपन को तीन चार सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ इस प्रोसेस में M1 पर कितना इम्पल्स लगा, M2 पर कितना इम्पल्स लगा, VC की वैल्यू क्या होगी। ये सब हम कर सकते हैं। तो करेंगे, लिखो पहले ये। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया पता है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वहां पे डिफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया तो वो उसको 100% रिकवर होना चाहिए था। पर अगर पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका मतलब यही है, यही पोजीशन है। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। और इस केस में जो डेल्टा के ई है, डेल्टा के ई का मतलब क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और इसके बाद अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो तीन बातें होती हैं यहाँ पे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इस सिचुएशन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है। अब हम निकालेंगे इम्पल्स, इम्पल्स ऑन द मास M2 एंड इम्पल्स ऑन द मास M1। और भी एक दो बात, कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ बन सकती है। तो यहां तक लिख लिया क्या? VC का मतलब क्या है, कॉमन वेलोसिटी। तो अगर हम दोनों को कंबाइंड सिस्टम ले रहे हैं तो क्या इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, इम्पल्सिव फोर्स? बिल्कुल बन जाएंगे। तो हम यहां से यहां तक किसी भी दो सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जैसी बात मैंने आपको स्प्रिंग वाले सवाल में भी बोली थी डायग्राम बना के, कि आप किसी भी दो सिचुएशन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। जैसे यहाँ इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, M1 U1 वेक्टर। मैं डायरेक्शन अभी मुझे पता ही नहीं, तो रैंडम डायरेक्शन दी है मैंने, कोई किधर भी हो सकता है, तो हम वेक्टर में सारा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा M2। जब सवाल आएगा तो डायरेक्शन में पता होंगी तो वहां पे बिना वेक्टर के लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा, M1 U1 डैश M2 U2 डैश बराबर, यहाँ क्या लिखूंगा, M1 VC प्लस M2 VC। तो आप किसी भी दो सिचुएशन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। बेसिकली हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ और यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो हमें जनरली U1 U2 M1 M2 दिया रहेगा, तो हम यहाँ से VC निकाल सकते हैं।
पहली बात। और दूसरी बात, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। ये तो पहली बात हो गई। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जैसे कल हमने बहुत सारे सवाल किए थे इम्पल्स निकालने वाले, जो कि आप पढ़ के आए हो अच्छे से, एकदम घर पे भयंकर प्रैक्टिस कर करके आए हो 10-10 बार, तो आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा कि बताओ, पहले अगर मैं M1 पर इम्पल्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। इम्पल्स M1 पर किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो बेसिकली इम्पल्स पीछे आएगा, लेकिन मैं यहाँ भी वेक्टर में लिख रहा हूँ। जब एक्चुअल सवाल में आएंगे तो वहां डायरेक्शन लिखी, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ID लिख देता हूँ। डी इसलिए क्योंकि बेसिकली नॉर्मल अगर मैं लिखूंगा तो भी रिफॉर्मेशन में फिर आएगा। खैर चलो ठीक है, IN लिख देता हूँ। यहाँ ऊपर लिखी दिया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, नॉर्मल किसकी, डिफॉर्मेशन पर आ किसकी वजह से रहा है, नॉर्मल को, IN वेक्टर। मैंने किस वाले के लिए लगाया, M1 के लिए, तो फॉर्मूला तो वही है, बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, M1 VC वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर। ये तो M1 के ऊपर लगने वाला डिफॉर्मेशन का इम्पल्स आ गया। और M2 के लिए कितना आ जाएगा, भाई ये बात हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही आएंगे। आई एन वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसमें जो भी डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट इसमें आएगी। पर अभी मैं IN वेक्टर के टर्म में लिख रहा हूँ, M2 VC वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर, ऐसे P फाइनल माइनस P इनिशियल लिख लो। तो ये आपका डिफॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई, ये बातें हो गई। क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है, ये समझना ही बस थोड़ा मजेदार है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, मैं आपको पहले ही बोला था, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है बस। और अब हेडिंग डालेंगे रिफॉर्मेशन प्रोसेस। बताइए रिफॉर्मेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे खत्म हुई है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद जो होगा वो रिफॉर्मेशन कहलाएगा। तो बताइए रिफॉर्मेशन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप क्या होगी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और इस केस में दोनों के पास स्पीड क्या होगी, VC VC। अब इनका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, दोनों अपनी अपनी शेप गेन करते जाएंगे। तो ये कि मिड पोजीशन बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी शेप में आ गए। अब इनके पास वेलोसिटी मान लीजिए V1 डैश और V2 डैश, और अब ये फाइनली अपनी शेप में आ गए। वो डिपेंड करेगा कौन सी टक्कर है ना, वो सब मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि इस पर स्पीड मान लीजिए V2 और इस पे V1 और इस पे V2, ये मास M1 है और ये मास M2। ये पक्की बात है कि ये जो V1 होगा वो स्टार्टिंग में जो U1 था उससे कम होगा, और हो सकता है इसकी डायरेक्शन भी पलट जाए, क्योंकि बेसिकली फोर्स कैसे लग रहा था इस पे, नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन। और ये स्पीड पहले से ज्यादा होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है उस पे। अच्छा जी, तो ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से वहां पहुंच गए, तो बस अपना काम खत्म हो गया। तो एक इक्वेशन तो कौन सी लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो यहाँ के लिए भी लिख सकते हैं, बराबर M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। अब देखना आपको मजेदार, जब तक कोई पूछेगा नहीं कि वो कॉमन जगह पर वेलोसिटी कितनी है, तब तक इसका कोई काम नहीं आएगा। तब तक हम सीधा क्या करेंगे, देखो ये और उधर पहले वाला टर्म, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। वहां वो उसके बराबर था, वो उसके बराबर था, वही तो ये है। और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये उसके बराबर है। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, बताइए इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे। पहले M1 पार्टिकल के लिए बता देता हूं, तो ये बन जाएगा IN वेक्टर बराबर M1 फाइनल वेलोसिटी V1 वेक्टर माइनस VC वेक्टर, और इसके लिए जाएगा IN वेक्टर बराबर M2 V2 वेक्टर माइनस VC वेक्टर। ये आपका M2 के लिए इम्पल्स हो गया, इस तरीके से रिफॉर्मेशन हो गया। चलिए, तो नोट डालेंगे। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये केवल तभी वैलिड है जब दोनों बॉडीज फ्री हो। फ्री होने का क्या मतलब है,
ये दोनों बॉडीज इंडिविजुअली, उनका किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है कि भाई रस्सी से बंधा हुआ है कि क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अगर दोनों एकदम फ्री हैं तो ये सब हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ में। तो आप नोट डालो और उसमें लिखो। क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें आप एग्जाम्पल से समझो, है ना। जैसे मान लो ये एक दीवार है। क्या है? दीवार। और ये बॉल आके इससे टकरा गई, यू वेलोसिटी। समझना ध्यान से। क्या होगा? टकराएगी, वो होगा, क्या बोलते हैं उसे, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होगा और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, और वो कितनी कितनी हो जाएगी, 0 0। अरे हो जाएगी ना, VC बराबर 0, क्योंकि दीवार तो हिलने से रही। और फाइनली क्या होगा फिर? ये अपनी शेप गेन कर लेगी, और मान ले तो इससे इसकी स्पीड कुछ इधर की साइड हो गई, मान लीजिए V हो गई। अरे हो गई। बात तो सही है सर, बढ़िया कोलिजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या हम यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? बोले सर कंजर्वेशन मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए M1 V1 प्लस M2 V2 करोगे ना। या तो बॉल है, इसका मास है M, पार्टिकल है मतलब। और दूसरी क्या है? दीवार। क्या आप दीवार को भी सिस्टम में लोगे क्या? और अगर दीवार को आप सिस्टम में ले रहे हो तो जरा समझना मोमेंटम कंजर्व हुआ कहाँ। पहले मोमेंटम था M × U प्लस 0 बराबर M × V प्लस 0, तो मोमेंटम तो चेंज हो गया ना। अरे पहले मोमेंटम था M × U, बाद में मोमेंटम है M × V। क्योंकि दीवार तो पहले भी रुकी हुई थी, दीवार तो बाद में भी रुकी हुई है। नहीं रुकी हुई, दीवार चलने लगेगी क्या? अरे बोल तो दो। तो क्या इस सिस्टम में अगर दीवार के साथ हमने कंबाइंड सिस्टम लिया, तो क्या मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्या सिस्टम का? नहीं हो रहा। बोले इसका मतलब सर फोर्स लग रहे होंगे। हाँ बिल्कुल लग रहे होंगे, दीवार अकेली इतनी सी थोड़ी होगी। इसके ऊपर और बड़ा तगड़ा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? वो सब फोर्स लगा रहे होंगे यहाँ से। आपने तो इतना टुकड़ा ले लिया दीवार का, लेकिन यहाँ से फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे इस पर? लग रहे होंगे। तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ही नहीं सकते आप। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, या ऐसे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है जो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो, समझना एक एग्जांपल और। मान लो बच्चे सड़क के बगल में ग्राउंड खाली, उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं क्या? उधर से ट्रक आ रहा है मस्त अपना चलता हुआ धीरे धीरे। एक दोस्त ने सिक्स मार दिया, बॉल जाके ट्रक से टकराई और ट्रक पलट गया। नहीं होता ना ऐसा? उसको फर्क ही नहीं पड़ा ट्रक को। तो बॉल जाके जब ट्रक से टकराई होगी, तो क्या ट्रक का मोमेंटम चेंज हुआ होगा? फर्क भी नहीं पड़ा। मोमेंटम किसका चेंज हुआ? तो यहाँ आप ट्रक और बॉल के सिस्टम में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ट्रक पर फर्क ही नहीं पड़ा, उसमें फोर्स जो लगे होंगे ना, वो उसके मास ने, फ्रिक्शन ने, इधर ने उधर ने बैलेंस कर लिए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगे ना सिस्टम पे। किस सिस्टम पे? बॉल प्लस ट्रक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेज आए इम्पल्स से। तो ऐसे केसेस में आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो दूसरी चीज ऐसी हो जो फिक्स हो, बहुत भारी हो या बहुत बड़ी हो, जिसका मोमेंटम बदलेगा ही नहीं, आप उसको अपने सिस्टम में मान के मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तभी तो उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। तो आप लिख लो, इस केस में या ऐसे केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन विल नॉट अप्लाई। समझ में आ गया गाइस? क्वेश्चन करेंगे तब सब आ जाएगा, अभी तो मैं थ्योरी थोड़ी लिखा रहा हूँ। तो जब क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो एक एक बात याद आती है, ये वो वाला पॉइंट हो गया, ये वो वाला पॉइंट हो गया, ये वो वाला पॉइंट हो गया, ऐसा। पर बात ये आती है कि फिर करेंगे कैसे इसको? इसमें लगाएंगे क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा नहीं, पर वी कैसे निकालेंगे? तो करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अगली क्लास में।